नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र के तीन बहुत ही जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। लिंग, धर्म और जाति। देखिए, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव कराना या कानून बनाना नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई समाज अपनी अलग-अलग पहचानों, अपनी डाइवर्सिटी का सम्मान कैसे करता है। हम सबकी पहचान के ये हिस्से, हमारा जेंडर, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। और राजनीति के साथ इनका रिश्ता कैसा है, यही तय करता है कि कोई लोकतंत्र कितना मजबूत या कमजोर है। तो चलिए इस बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जेंडर की, यानी लिंग की। यह हमारे समाज में भेदभाव का एक ऐसा रूप है जो है तो हर जगह, लेकिन अक्सर राजनीति में इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसे अनदेखा कर दिया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि घरों में जो काम का बंटवारा है वो बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि समाज ने बनाया है। ये एक सोच है कि बाहर का पैसे कमाने का काम पुरुष करेंगे और घर का काम, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती, वो महिलाएं करेंगी। और इसी का नतीजा ये होता है कि महिलाओं के घरेलू काम को अक्सर काम ही नहीं गिना जाता। ये जो टाइम यूज सर्वे का डेटा है ना, ये इस सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। आप देखिए, एक औसत पुरुष दिन में करीब 6.5 घंटे काम करता है, वहीं एक औसत महिला 7.5 घंटे से भी ज्यादा काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि महिलाओं के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पैसे नहीं मिलते, जो घर का काम है, और इसीलिए वो दिखाई भी नहीं देता। और इसी सोच का नतीजा है पितृसत्ता, मतलब एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां पुरुषों को ज्यादा महत्व और ताकत दी जाती है। और इतनी तरक्की के बावजूद हमारा भारतीय समाज आज भी काफी हद तक एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहां महिलाओं को कदम कदम पर भेदभाव झेलना पड़ता है। और ये भेदभाव कई रूपों में सामने आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से काफी कम है। यहां तक कि एक ही काम के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम पैसे मिलते हैं, जबकि हमारे यहां 1976 से ही समान वेतन का कानून है। ये सब जमीनी हकीकत को ही दिखाते हैं। और ये जो बेटे की चाह है ना, इसका एक बहुत ही खतरनाक नतीजा हमारे सामने है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कितनी तेजी से गिरी है। कई जिलों में तो ये आंकड़ा 850 से भी कम है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। तो इसी माहौल को बदलने के लिए दुनिया भर में और भारत में भी नारीवादी आंदोलन हुए। इन आंदोलनों ने महिलाओं के हक की बात की, उनके वोट देने के अधिकार, पढ़ाई और बेहतर नौकरी के मौकों की मांग की। और इन्हीं की बदौलत आज हम महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैनेजर जैसे हर प्रोफेशन में देख रहे हैं। लेकिन जब बात राजनीति में हिस्सेदारी की आती है, तो ये चार्ट हमें बताता है कि हमें अभी लंबा सफर तय करना है। दुनिया का औसत जहां 24% है, वहीं भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 14% के आसपास है। ये कार्टून इसी लंबी लड़ाई की कहानी कहता है। दशकों से ये मांग चल रही थी कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व हों। खैर, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो हो गया है, जो एक बहुत बड़ा कदम है, पर इसे जमीन पर पूरी तरह लागू करना अभी भी एक चुनौती है। चलिए अब जेंडर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पहचान के दूसरे अहम हिस्से की, यानी धर्म की। भारत जैसे विविधता भरे देश में धर्म और राजनीति के बीच सही संतुलन बनाना एक बहुत ही नाजुक काम है। इस मामले में गांधी जी का नजरिया बहुत साफ था। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म से नैतिकता सीखनी चाहिए। वो किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन नैतिक मूल्यों की बात कर रहे थे जो हर धर्म सिखाता है, जैसे सच्चाई, अहिंसा और करुणा। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब धर्म को राजनीति में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे। इसी सोच को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता की सोच ना कई रूपों में सामने आती है। ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे भेदभाव से शुरू होती है। फिर ये सोच राजनीतिक सत्ता पर कब्जे की इच्छा में बदल जाती है। इसके बाद लोगों को धर्म के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके भड़काया जाता है, और इसका सबसे भयानक रूप होता है सांप्रदायिक दंगे और हिंसा। और इसका जो सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद नतीजा होता है, वो है सांप्रदायिक हिंसा। आज़ादी के समय हुए बंटवारे से लेकर आज तक इसने हमारे लोकतंत्र को बहुत गहरे जख्म दिए हैं।
तो इसी जहरीली सोच से, इसी सांप्रदायिकता से देश को बचाने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने भारत को एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। और ये जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए बस एक नज़र भारत की आबादी पर डालिए। हमारे देश में हर बड़े धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इतनी विविधता को एक साथ रखने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष ढांचा होना बहुत जरूरी है। तो धर्म के बाद अब आते हैं हमारे समाज के एक और बहुत ही जटिल और अहम पहलू पर, जाति। ये भारत का एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसका राजनीति के साथ एक बहुत ही गहरा और मजबूत रिश्ता रहा है। जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में बांटा और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं को जन्म दिया। और इसी भेदभाव के खिलाफ ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और पेरियार जैसे कई समाज सुधारकों ने अपनी आवाज बुलंद की और बराबरी के लिए संघर्ष किया। ये आंकड़े ना एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। संविधान लागू होने और कई सुधारों के बावजूद आज भी जाति और गरीबी का एक गहरा नाता है। आप देखिए कि जहां अनुसूचित जनजातियों के लगभग 46% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, वहीं तथाकथित ऊंची जातियों में ये आंकड़ा 12% से भी कम है। ये अंतर बहुत बड़ा है। अच्छा, अब जाति और राजनीति का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। ये एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। एक तरफ राजनीति पर जाति का असर होता है, मतलब पार्टियां टिकट देते वक्त और वोट मांगते वक्त जातीय समीकरणों का ध्यान रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति का भी जाति पर असर होता है, मतलब अलग अलग जाति समूह अपने हक के लिए राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, एकजुट होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। तो एक सवाल उठता है कि क्या जाति पर आधारित राजनीति हमेशा देश को बांटने का ही काम करती है? क्या ये सिर्फ एक नकारात्मक चीज है? देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। एक तरफ ये सच है कि जाति आधारित राजनीति समाज को बांट सकती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसने सदियों से दबे कुचले समुदायों जैसे दलितों और पिछड़े वर्गों को एक आवाज दी है, उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मांगने का एक मंच दिया है। तो ये सामाजिक न्याय का एक जरिया भी बनी है। तो हमने जेंडर, धर्म और जाति, इन तीनों ही पहलुओं को समझा और देखा कि ये किस तरह हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इन पहचानों को समाज को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि समानता लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में भारतीय लोकतंत्र का असली वादा भी यही है, विविधता में एकता और सबके लिए बराबर मौके। हमारा लोकतंत्र तब और मजबूत होगा जब हर एक पहचान को, चाहे वो किसी भी लिंग, धर्म या जाति की हो, बराबर का सम्मान और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।